लगते थे, धार्मिक प्रवचन, सांसारिक बातें, धार्मिक बातें। कोई भी गांव में उनकी धुनी रम गई और वो उनका कमंडल गड़ गया, पता चला कोई साधु सन्यासी बाबा जी भाषण दे रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, और वो होते थे चंद्रशेखर आजाद। और अंग्रेजों की पुलिस उनको कभी पहचान नहीं पाई, बार बार उनके सामने से अंग्रेज आकर निकल जाते थे, पहचान नहीं पाते थे। 6 साल तक चंद्रशेखर आजाद ने भेष बदलकर देश की आजादी के लिए इसी तरह का काम किया, कार्यकर्ताओं को संगठित करना, फिर उनको क्रांति के लिए तैयार करना, बलिदान के लिए तैयार करना। इन 6 सालों में बार बार उनके माता पिता की तरफ से उनके पास खबर आती थी और उनके गांव के लोग उनको आकर मिलते थे और कहते थे, देख भाई, तेरे माता पिता बहुत गरीबी में हैं, तू जब से घर छोड़कर आया गरीबी और बढ़ गई है, पड़ोसियों के दिए हुए दान पर उनका गुजारा चल रहा है, तेरे पास अब इतना पैसा है, संगठन के पास बहुत पैसा हो गया था, उन्होंने बड़े खजाने लूटे थे, इसमें से कुछ माता पिता को दान दे दे। तो चंद्रशेखर आजाद का एक ही वाक्य निकलता था, जो किसी की हिम्मत नहीं होती कहने की, वो कहा करते थे। वो कहते थे कि मेरे माता पिता वैसे ही हैं जैसे करोड़ों गरीब माता पिता हैं, अगर वो भूखे भी मरते हैं तो मुझे ये मंजूर है, बनिस्बत इसके कि देश के लिए खजाना जो मैंने इकट्ठा किया है उसमें से 1 पैसा भी मैं मेरे माता पिता पे खर्च करूं, इससे बेहतर है कि वो भूखे मर जाएं। और अगर उनके प्राण नहीं निकलते हैं तो वो अपने सहयोगियों को कहा करते थे कि मेरी रिवॉल्वर ले जाओ और इसमें से 2 गोलियां दोनों के सीने में उतार दो। हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में ऐसा विलक्षण क्रांतिकारी कोई नहीं मिलता जो भारत माता की वेदी पर अपने माता पिता को भी बलिदान देने की तैयारी में हमेशा रहा। अपना बलिदान कर देना वो तो सहज है और स्वाभाविक है, बहुत आसान है, लेकिन अपने माता पिता को भी उसी बलिवेदी पर चढ़ा देना जिस पर बेटा चढ़ने को तैयार है, ये आसान काम नहीं है। इसके लिए हृदय को बड़ा मजबूत बनाना पड़ता है, पत्थर जैसा बनाना पड़ता है, वज्र जैसा बनाना पड़ता है। ऐसे अमर शहीद थे चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने घोषणा की थी कि अंग्रेजों की सरकार मुझे कभी जिंदा या मुर्दा पकड़ नहीं पाएगी, और ये घोषणा को जीवन के आखिरी दिन तक निभाया। कई बार जिंदगी में 6 साल में कम से कम 12-13 बार ऐसा क्षण आया कि अंग्रेज सरकार अब पकड़ लेगी, तब पकड़ लेगी, अभी गिरफ्तार हो जाएंगे, तब गिरफ्तार हो जाएंगे। हर बार अपनी बुद्धि और चतुराई से वो निकल कर गए, अंग्रेज पुलिस उनको कभी ढूंढ नहीं पाई, पकड़ नहीं पाई। एक बार क्या हुआ, उनके ही एक दोस्त ने गद्दारी कर दी, उनके ही एक मित्र ने उनके साथ दगा कर दी। हमारे हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा अफसोस है, या हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुख है कि इस देश को विदेशियों ने कभी भी युद्ध में नहीं जीता। इस देश के गद्दारों ने इस देश को थाल में सजाकर विदेशियों के सामने पेश किया है। इसको कभी कोई विदेशी जीत नहीं पाया। अंग्रेज इस देश को कभी युद्ध में पराजित नहीं कर पाए। अंग्रेजों से पहले फ्रांसीसी कभी इस देश को युद्ध में पराजित नहीं कर पाए। लेकिन हर बार कुछ गद्दार ऐसे निकल आए इस देश में जिन्होंने पूरे देश की माता का, पूरे देश की अस्मिता का, पूरे देश के सम्मान का सौदा किया। ऐसा ही चंद्रशेखर आजाद के साथ हुआ। उनका इलाहाबाद का एक मित्र था, कटरा नाम का इलाहाबाद में एक मोहल्ला है, वहां रहा करता था। चंद्रशेखर आजाद अक्सर उनके घर जाके ठहरा करते थे। और 6 साल जब ये काकोरी कांड हो गया तो अंग्रेजों की सरकार ने बड़े बड़े पोस्टर उनके नाम से छपाकर उनके चित्र से लगवाए हुए थे। चंद्रशेखर आजाद को जिंदा या मुर्दा जो पकड़वाएगा हजारों रुपए का इनाम उसको दिया जाएगा। तो एक दिन चंद्रशेखर आजाद अपने उस मित्र के घर में ठहरने के लिए पहुंच गए और उस मित्र के मन में लालच आ गया कि मैं जाके अगर पुलिस को बताता हूं तो मुझे कुछ 1000 रुपए मिल जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद घर में ठहरे हुए थे और उनके मित्र ने जाके पुलिस को सूचना कर दी। पुलिस आ गई। चंद्रशेखर आजाद को 6th सेंस था, 6वीं उनकी इंद्रिय काम करती थी। उनको आभास हो गया कि पुलिस आने वाली है। वो घर से चुपचाप निकल गए। निकलते हुए वहां के नजदीक में एक बड़ा पार्क है जहां पर एक बड़ा पुस्तकालय है, वहां पहुंच गए और घने पेड़ों की आड़ में झुरमुट में बैठ गए। लेकिन पुलिस सूंघते सूंघते उनको वहां तक आ गई और पुलिस की 1-2 अधिकारियों की टुकड़ी नहीं थी, बहुत बड़ी प्लाटून लेके पुलिस वाले वहां पहुंचे। 80 पुलिस के अधिकारी जिनकी हैसियत इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और फिर डिप्टी इंस्पेक्टर और फिर उसके बाद वो जो सर्किल ऑफिसर होता, उस रेंज के 80 अधिकारी और सैकड़ों पुलिसमैन, उन्होंने उस पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद अकेले थे, चारों तरफ से घिरे हुए थे। गोलियां चलना शुरू हो गई।
उन्होंने भी अपनी रिवॉल्वर निकालकर गोलियां चलाना शुरू किया। 32 मिनट तक फायरिंग हुई। 80 पुलिस अधिकारियों से अकेले वो लोहा लेते रहे। 80 पुलिस अधिकारियों से अकेले लोहा लेते रहे। हर पुलिस अधिकारी घबराता था उनके नजदीक जाने में। क्यों? क्योंकि जो पुलिस अधिकारी उनसे काउंटर कर रहा था उसको मालूम था कि इस आदमी का निशाना बहुत अचूक है। वो अपने पड़ोसी एक कर्मचारी को, इसका पूरा वर्णन है, अंग्रेजों की एक डायरी है उसमें लिखा हुआ है। तो एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी, उसका नाम है बाबर, वो अपने सहयोगी को कह रहा है नजदीक मत जाना, निशाना बहुत अचूक है, मारा जाएगा, तो दूर से ही फायरिंग करना। तो वो पड़ोसी कहता था तुमको कैसे मालूम इसका निशाना बहुत अचूक है? तो कहता है इसको मैंने देखा है गोली चलाते हुए। लाहौर में सैंडर्स की जब हत्या हुई थी और भगत सिंह ने सैंडर्स के ऊपर गोली चलाई थी, और भगत सिंह को पकड़ने के लिए जो पुलिस अधिकारी भागा था, उस पुलिस अधिकारी को चंद्रशेखर आजाद ने अपनी गोली से मारा था। और वो पुलिस अधिकारी कहता है कि मैं उस समय प्रत्यक्षदर्शी गवाह था। मैं उस टीम का एक कैंडिडेट था, एक मेंबर था, जिस टीम ने भगत सिंह को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। भगत सिंह को बचाने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने गोलियां चलाई थी उस समय सैंडर्स का वध करते हुए। तो आपको सुन के हैरानी होगा, वो अंग्रेज अधिकारी कह रहा है 180 फीट की दूरी से इसकी गोली इतनी सटीक लगी थी कि भगत सिंह को पकड़ने वाले सारे अंग्रेज सिपाही वहीं ढह गए थे, वहीं मर गए थे। तो वो कह रहा है कि पास मत जाना, नजदीक मत जाना, निशाना बहुत अचूक है। तो वो कहता है फिर हम पकड़ेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा बस एक ही रास्ता है इसको पकड़ने का, इसके पास गोलियां खत्म होने दो, इसको चलाने दो, गोलियां खत्म होने दो, तभी हम इसको पकड़ पाएंगे। और अंग्रेज इसी इंतजार में रहे। 32 मिनट तक फायरिंग चलती रही। 80 अंग्रेजों से घिरे हुए अकेले चंद्रशेखर फायरिंग करते रहे। जब उन्होंने देख लिया कि एक ही गोली बची है और अब अंग्रेजों के हाथों जिंदा पकड़े जाना मुझे मंजूर नहीं है, तो वो आखिरी गोली उन्होंने अपनी कनपटी पे चलाई और खुद को शहादत के रास्ते पे डाल दिया। ऐसे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का आज जन्मदिन है। वो चंद्रशेखर आजाद का भी एक घोषणा पत्र कभी जारी हुआ था, 2-3 मिनट में कह के खत्म करता हूं। 1824 में उन्होंने जब ये हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया, जिसके अध्यक्ष राम प्रसाद बिस्मिल जी थे और बाकी 14-15 दूसरे कार्यकर्ता थे, इन्होंने मिलकर एक घोषणा पत्र जारी किया था। आजादी चाहिए, तो क्यों चाहिए भारत की आजादी, और किस लिए चाहिए भारत की आजादी, और कैसी चाहिए भारत की आजादी। तो पहला बिंदु जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा, हमें भारत की पूर्ण आजादी चाहिए, पूरी आजादी चाहिए। ये 1924 में वो कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? 1924 में इस देश में एक पार्टी बनी थी, उसका नाम था स्वराज पार्टी। वो बनाई थी पंडित मोतीलाल नेहरू ने, उसके वो अध्यक्ष थे और उनके परिवार के बहुत सारे लोग उसके मेंबर थे। इस पार्टी का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के साथ दोस्ती करना, वार्ता करना और उनकी सत्ता व्यवस्था में शामिल हो जाना। तो इनका यह अंग्रेजों से कहना था कि भाई हमको भी इसमें शामिल कर लो राज्य व्यवस्था में। तो स्वराज पार्टी में बहुत सारे लोग शामिल हो गए थे जो सत्ता व्यवस्था के लालची थे। उस समय चंद्रशेखर आजाद और उनके संगठन की घोषणा थी, रामप्रसाद बिस्मिल की घोषणा थी कि हमें अंग्रेजों के शासन व्यवस्था में हिस्सेदारी नहीं चाहिए, हमें संपूर्ण आजादी चाहिए। जब अंग्रेज सारे के सारे भारत को छोड़कर जाएं, उसके बाद हम तय करेंगे कौन शासन में बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा। अंग्रेजों के रहते हुए उनकी शासन व्यवस्था में शामिल होकर हमें कोई जीवन बिताना मंजूर नहीं है, संपूर्ण आजादी चाहिए। फिर अंग्रेजी व्यवस्था नहीं चाहिए, अंग्रेजी कानून नहीं चाहिए, अंग्रेजी नीतियां नहीं चाहिए, अंग्रेजी नियम नहीं चाहिए, अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था, सब कुछ हमें खत्म करना है, वो उनकी पूर्ण आजादी। दूसरा बिंदु था भारत से गरीबी की संपूर्ण समाप्ति। भारत में एक भी गरीब नहीं होना चाहिए। अब उस जमाने में लगभग 4 करोड़ गरीब लोग थे, जब आबादी 20-22 करोड़ के आसपास थी। तो उस जमाने में कहा गया कि संपूर्ण गरीबी की समाप्ति, एक भी गरीब नहीं होना चाहिए। तीसरा बिंदु था भारत के मजदूरों का सम्मान होना चाहिए और उनका सम्मानजनक वेतन होना चाहिए। उस जमाने में क्या होता था, भारतीय मजदूरों को बहुत थोड़ा सा वेतन था, अंग्रेज